उनको पता ही नहीं है कोई कार्डियोलॉजिकल इशू है और वो हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करें। हर चीज जिसकी वजह से पेशेंट मर रहा है वो हार्ट अटैक से नहीं मर रहा है। सबसे ज्यादा किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आते तो हमारे पास 4 ऐसी इमरजेंसीज हैं। एक तो हार्ट अटैक, दूसरा स्ट्रोक, दूसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और चौथा है पॉइजनिंग्स। हैं? और आजकल अवेयरनेस इतनी है कि गांठ हो गई तो सीधे कैंसर समझ के दौड़ जाता है हॉस्पिटल। तो इमरजेंसी में तो आपको हर टाइप का पेशेंट मिलेगा। मुझे लगता है कि फैमिली फिजिशियंस वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स भी इमरजेंसी में हम सुन रहे हैं कि बढ़ने लगे हैं, क्या रीजन है उसका? पहली चीज़ की ये तो एक टाइम बाउंड इमरजेंसी, जिसको स्ट्रोक हो जाए और उसकी हाथ पैर की कमजोरी हो जाए और वो जिंदगी भर के लिए ऐसे रहे तो वो तो क्रिपल्ड हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी अस्पताल में एक सबसे खास हिस्सा होता है इमरजेंसी। ये वो वर्ड है जिससे पेशेंट सुनने से डरते हैं, वहां पहुंचने से डरते हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गंभीर हालत में मरीज लाए जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हैं जो फोर्टिस नोएडा हॉस्पिटल की इमरजेंसी को हेड कर रहे हैं और सालों से यहाँ से पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे हैं और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें अलग अलग विभागों में भी भेज रहे हैं। इनफैक्ट जब हमारे पास यहाँ पहुंचे डॉक्टर साहब तो लगभग दौड़ते भागते हुए आए थे। आमतौर पर डॉक्टर साहब ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी का जो डॉक्टर है वो सबसे बिजी और हर वक्त भागदौड़ में रहता है। आप अभी जिन हालात में आए, क्या ऐसी सिचुएशन रहती है हर वक्त? इमरजेंसी जो है ना वो एक पब्लिक डीलिंग प्लेस है जिसके अंदर आपको पेशेंट को भी देखना है और उसके अटेंडेंट्स को भी संभालना है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी आपके 4, 5, 6 रिश्तेदार भी साथ में होते हैं। ठीक है, आप उनको भी काउंसिल करोगे और जो आपने लिखा या जो आपने उसको डिजीज बताई उससे उनका क्या रिएक्शन होगा। पता चला कि एक आधा तो वहीं गिर गया, ठीक है, सो उसको भी आपको संभालना है। ऐसा होता है क्योंकि दे समटाइम्स गेट सो मच पैनिकी। ठीक है, जैसे ही आपने उसको बोला कि इट लुक्स सीरियस एंड द ईसीजी इज शोइंग समथिंग, सो सम ऑफ देम समटाइम्स फेंट। अ यंग फीमेल, yesterday there was a patient who was having a severe blood cancer and died. Okay, अच्छा, वो सीधे इमरजेंसी में आया? वो इमरजेंसी में आए थे। ठीक है, उनको चल रहा था पहले से प्रॉब्लम और सडनली जब आए और जब उनकी डेथ हुई तो देयर वर 2 फीमेल्स along with her. They also fainted. So there was a vasovagal. So it is very hard to tackle the emotions also. डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप मरीजों जो लोग आपको सुन रहे हैं अभी जैसे आपने कहा देयर वाज अ वेसोवेगल सिंकोप, आप लोगों को समझाएं कि ये क्या होता है और ऐसा इमरजेंसी में हो सकता है? वेसोवेगल सिंकोप के तो बहुत मरीज आते हैं। बेसिकली पेशेंट को हर तरीके के फियर्स होते हैं। किसी को एंजाइटी रिलेटेड, किसी को हाइट रिलेटेड, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को सडनली ब्लड देख लिया, ठीक है, कभी तेज धूप चल रही है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर द पेशेंट सडनली द ब्लड पूल्स इनटू द पेरिफेरीज, है ना। आपकी वेसल्स डायलेट हुई, सारा ब्लड दिमाग से की तरफ ना जाके सारा नीचे चला गया। पेशेंट को चक्कर आएगा, गिर जाएगा फॉर नो रीजन, वो गिर जाएगा। गिरेगा तो उसके बाद जब आप उसके पैर वैर को लिफ्ट करोगे और ब्लड आपका वापस से ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और ब्रेन तक जाएगा, पेशेंट उठ जाएगा। So ये अचानक बेहोशी कभी-कभी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन नहीं भी हो सकती है। It is the emergency physician's job to just differentiate whether it was a life threatening issue or it was just a benign vasovagal syncope. There could be cardiac syncope also, there could be neurological syncopes also, है ना, and there could be other reasons. तो यही तो हमारी जॉब है कि हम एक पेशेंट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हम उस बात को बतंगड़ बनाना चाह रहे हैं कि या पेशेंट को हम ठीक से एग्जामिन करके उसको कंसोल कर सकते हैं कि नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो कई बार तो पेशेंट हमारे से सिर्फ लाइट लेने आता है कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, क्या ये सीरियस है या नॉन सीरियस है। सो अ गुड डॉक्टर इज वन जो कि पेशेंट को हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बेसिस पे बता पाए और उसको कंसोल और काउंसल कर पाए कि यार नहीं, ये चीज मुझे कुछ सीरियस लग रही है, इसके लिए आप टेस्ट जरूर कराने हैं। और एक दूसरा पेशेंट है जिसको हम दवाई लिख के भी भेज सकते हैं कि नहीं यार इतनी प्रॉब्लम नहीं है, परेशान मत हो। ज्यादातर जो इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं वो आईपीडी में जाते होंगे किसी ना किसी, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 40 to 50% कन्वर्जन रेशो रहता है इमरजेंसी का। ठीक है, बिकॉज काफी बार पेशेंट जैसे रात में आएंगे, अब रात में पेशेंट 1 या 2 बजे आए, उस समय पे तो हम उस पेशेंट को घर नहीं भेजने वाले, बिकॉज द पेशेंट थॉट that this is an emergency and he could not wait even till the morning. तभी वो आया है। अब मैं उस पेशेंट को बिना इन्वेस्टिगेट करे भेज दूं कि नहीं तुम ठीक हो और बाद में कुछ प्रॉब्लम हो, so it matters for me कि at what time of the hour patient is coming. If patient is coming at 10 o'clock and my OPDs are open and I feel that this is not a high risk patient, तो मैं कई बार OPD में फोन कर देता हूँ अपने कंसल्टेंट से कि यार ER की जगह पे उसका बिल इतना नहीं बढ़ना चाहिए और फालतू के टेस्ट नहीं करने हैं, आप एक बार OPD में जाके दिखा लो।
तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि मेरे पास उस समय पे कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, तो मैं ओपीडी में भेज देता हूँ जब मुझे लगता है कि बीपी उसका ठीक है, हार्ट रेट ठीक है, सैचुरेशन ठीक है, और वो किसी वजह से आया इमरजेंसी में कि उसका काम जल्दी हो जाए। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में जो या तो आउट ऑफ ओपीडी आवर्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय पे कोई फिजिशियन मिलता नहीं है, तो वो इमरजेंसी में आते हैं डिस्पाइट कि वो बहुत सीरियस इशू नहीं है, ठीक है, पर वो तब जाएं भी कहाँ, वो कहाँ जाए, तो इसलिए वो इमरजेंसी में आएंगे ही। तो इमरजेंसी इज नॉट ओनली फॉर वेरी सीरियस इश्यूज, है ना, समटाइम्स फॉर बिनाइन इश्यूज आल्सो, समबडी इज हैविंग अ फीवर फॉर 3 days। अब वो ऑफिस से ही बंदा 8 बजे आता है, ठीक है, तो वो 8 बजे के बाद कहाँ जाएगा, इमरजेंसी में ही आएगा। तो उसी समय पे हम उसको टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट कराते हैं, 3-4 घंटे रखते हैं, फ्लूइड्स लगाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, उसे बोल देते हैं कि आप ये शुरू कर लो और उसके बाद आप 2-3 दिन बाद ओपीडी में दिखा देना। पर आप ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं उनमें से 40-50% को एडमिशन की जरूरत होती है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स तो ओपीडी के थ्रू भी आते हैं हमारे पास। कि ओपीडी के फिजिशियन को लगा कि यार ये पेशेंट को अभी सीरियसनेस है, तो आप इमरजेंसी में चले जाओ, उसको स्टेबलाइज करो, फिर एडमिट कर देना। और कुछ पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आते हैं थ्रू एम्बुलेंसेज एंड ऑल, या रेफर्ड फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स। तो इसीलिए इमरजेंसी का जो कन्वर्जन रेशियो है मोर देन 50% रहता है हमेशा। अगर हमारे पास 100 पेशेंट रहेंगे तो 50 तो एडमिट होंगे, 50 एडमिट होंगे। अब दूसरी बात आती है फिल्टर की। एक पेशेंट आया, उसने आपको जो भी सिम्टम बताया कि मुझे ऐसा हुआ, या उसके घर वालों ने बताया कि इनके साथ ऐसा हुआ, उसके बाद ये डिसीजन लेना कि ये किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये कितना अहम? ये तो एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम डिसीजन है, बिकॉज इसके ऊपर ना उसका पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। क्योंकि अगर एक पेशेंट आया जिसको मान लो कि सीजर्स हैं, दौरे हैं, ठीक है, आइडियली वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे उस पेशेंट की हिस्ट्री में है कि उस पेशेंट को ना किडनी का इशू है और वो डायलिसिस चल रहा है उसका, ठीक है। अब डायलिसिस के पेशेंट में अंदर यूरीमिया भी बढ़ जाता है, यूरिया भी बढ़ जाता है, हो सकता है उसने डायलिसिस मिस करी हो और उसकी वजह से उसके यूरिया बढ़ने की वजह से भी सीजर्स आ रहे हो, तो उस केस में तो उसको अर्जेंट डायलिसिस की जरूरत होगी। सो वन सिम्टम कैन हैव मल्टीपल रीजंस, ठीक है। एक पेशेंट है जिसको कमर में दर्द है, ठीक है, अब वो कमर के दर्द का पेशेंट आप किसके पास भेजोगे, ऑर्थोपेडिशियन के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोसर्जन के पास। लेकिन जब आप उसको एग्जामिन करोगे और आपको लग रहा है कि ये 70 साल का पेशेंट है, इसको कमर दर्द के साथ इसका किडनी भी डिरेंज्ड है, ठीक है, और इसको और नाइट में पेन होता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हो सकता है मल्टीपल माइलोमा ना हो, ठीक है, सो इट इज अ साइन ऑफ कैंसर। तो एक फिजिशियन, ये एक सुपर स्पेशलिटी है। आप इसके अंदर इमरजेंसी फिजिशियंस जो हैं वो पुराने के टाइम पे जो ट्रैफिक पुलिस वाला काम करते थे कि यार एक पेशेंट आया, उसको इनको ही बुला लो, उनको ही बुला लो, वी हैव टू फर्स्ट इवेल्युएट द पेशेंट थॉरली एंड डिसाइड कि यार लाइकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है, उसके हिसाब से उसके टेस्ट भी इमीडिएटली कराते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि यार ये पेशेंट इस स्पेशलिटी के लिए बेस्ट रहेगा, इसके लिए यहाँ पे जाना सबसे बेहतर रहेगा अगर इसको पूरा ट्रीटमेंट करना है। अब हम सीरियस मेडिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, उससे पहले आपने जैसे कहा कि जो मरीज के साथ जो तीमारदार आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं इमरजेंसी में, वो उनका कैसा बिहेव रहता है और उनको टैकल करना कितना मुश्किल? उनको टैकल करना तो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन होती है, क्योंकि एक तो पहली बात होती है कि उनकी जो डिमांड्स, ठीक है, करंट एरा के अंदर ना लोगों के अंदर पेशेंस तो है नहीं, ठीक है। अगर किसी को उंगली में भी कोई कट लगा होगा तो उसके लिए तो वो भी इमरजेंसी है, चाहे उसके, वो तो मरीज है ना, वो मरीज उसकी बीमारी सबसे बड़ी है, उसके लिए उसकी बीमारी सबसे बड़ी है। अब मेरे पास दूसरा पेशेंट है जो कि अपनी लाइफ और डेथ से जूझ रहा है ना, और मेरे पास दोनों को मैनेज करना है, तो वी हैव अ ट्रायज एरिया वेयर वी कैन सेग्रीगेट, दिस इज द कोड 1, कोड 2 और कोड 3 पेशेंट। लेकिन उस पेशेंट को तो ये है कि भाई मैं आया हूँ इमरजेंसी में और आपको इमरजेंसी में मुझे विद इन सेकेंड्स देखना है, ठीक है। सो उसको भी हमें उसी तरीके से मैनेज करना होता है जैसे हम एक सीरियस पेशेंट को करें, क्योंकि और दूसरा कई बार बहुत सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जिसके साथ आते हैं, अब हमने उसको बोला कि यार हमें सीरियस प्रॉब्लम लग रही है और इसमें हार्ट का इशू लग रहा है, तो पेशेंट के जो सवाल होते हैं कि नहीं सर हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, इसको तो ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है ना, तो आप क्यों बोल रहे हो कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे थोड़ा ना होता है। सो उनको बात समझ में नहीं आती, फिर वो हमारे से कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट लेके और चले जाते हैं। और कई बार ऐसे भी हुआ है वो पेशेंट्स हमारे पास ब्रॉड डेड की तरह आते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द सेवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, है ना। पेशेंट आया अपर एब्डोमिनल पेन का है ना, उसका हमने ईसीजी करा, उसके अंदर ईसीजी में फ्रैंक चेंजेस आ गए जो कि सजेस्ट करते हैं कि वो एमआई है, अब हार्ट अटैक है। अब वो पेशेंट कह रहा है कि मेरे को तो सर खाना खाते खाते सेवियर पेन हुआ है, मेरे को तो गैस्ट्राइटिस रहती है,
ठीक है, ये गैस और हार्ट अटैक ठीक का है, कंफ्यूजन तो बहुत बहुत आप कंफ्यूजन है, देखते होंगे। बहुत देखते हैं, है ना। और हमें जब हमने इको भी करा लिया, हमने उसको दिखा भी दिया कि भाई तुम्हारा हार्ट जो है अभी पंपिंग ठीक से नहीं कर रहा है, इट लुक्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, स्टिल समटाइम्स दे हैव अ डिसबिलीफ। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे एक पेशेंट के मन का सवाल पूछती हूँ, डिसबिलीफ आया क्यों है इतना ज्यादा? डिसबिलीव क्यों आया? देखिए, ये कुछ तो प्राइवेट हॉस्पिटल की प्रैक्टिसेस भी ऐसी हो गई हैं, वी शुड एक्सेप्ट कि मरीज को लगता है मैं आया हूँ, मैं इनके लिए मरीज नहीं एक बकरा हूँ। नहीं कई बार मैम, ऐसा भी एक्चुअली सोचते क्या हैं। होता है कि इसमें ना ये डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। हम्म, अगर हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट ना करें तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि एंड ऑफ द डे इफ समथिंग वी मिस देन इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। कि हम तो भाई फोर्टिस में आए थे, ठीक है, और फोर्टिस के अंदर आपको इतना भी नहीं लगा कि ये टेस्ट होने चाहिए कि मुझे हार्ट अटैक भी हो हमें सकता है। हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपने ये मिस कर दिया। हम्म, वी डोंट एक्सपेक्ट, इससे बढ़िया तो हम क्लिनिक पे चले जाते। हम्म, और अगर हम टेस्ट कराते हैं तो सर आपने तो इतने सारे टेस्ट करा लिए और इसमें तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। हाँ, सो एंड ऑफ द डे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पेशेंट ये है कि वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। इमरजेंसी का सबसे पहला डिक्टम ये होता है कि आप जब इमरजेंसी में आओ तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कि हमने लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस एक इमरजेंसी फिजिशियन ने मिस कर दी तो वो उसके लिए मेडिको लीगल प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप इतने सीरियस नहीं हो तो बेटर है कि आप ओपीडी में जाओ, है ना। कम टू इमरजेंसी ओनली व्हेन यू थिंक इट इज अ इमरजेंसी। टेक होम मैसेज यही है कि जब आप हॉस्पिटल आए हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में आए हैं तो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन पर सबसे पहले विश्वास कीजिए। जो वो कह रहे हैं उन्हें सुनिए, टेस्ट की जरूरत है तो टेस्ट कराइए। ये मत सोचिए कि हॉस्पिटल अनाप शनाप बिल बनाएगा, हो सकता है वो आपके लिए जीवन और मृत्यु का क्षण हो जिससे उस वक्त वो डॉक्टर भी डील कर रहे हो। दूसरा मेरा एक ओपिनियन है लोगों से कि अपने फिजिशियंस चूज करिए, ठीक है। ये मेरी राय है, क्योंकि मेरे पास, मैं क्लिनिक करता हूँ और मेरे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो सिर्फ मेरे से एक ओपिनियन लेने आते हैं, जबकि मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा उस बीमारी का। वो मेरे से सिर्फ ये समझने आते हैं कि सर इस केस के लिए मुझे ये एडवाइस किया गया है, क्या मैं ये करूं कि नहीं करूं। सो यू मस्ट हैव सम फेथ इन सम ऑफ द डॉक्टर्स ना। आप उन डॉक्टर्स को तो कम से कम चूज कर लो कि भाई उनसे फोन पे बात कर लो कि सर ये फला फला लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये मेरे को करना चाहिए, क्या ये इतनी सीरियस इशू है कि नहीं। मेरे से आप पहली बार मिल रहे हो सकता है मेरे पे विश्वास ना हो, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को तो रखते होंगे जिन पे आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो कि यार ये बोल रहे हैं तो मैं करूंगा। लंबे समय तक एक फिजिशियन के टच में रहना मरीज के लिए भी फायदेमंद है। मेरे ख्याल से ये फायदेमंद चीज है। पहले के टाइम में फैमिली फिजिशियंस होते थे जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब एक जने देखते थे। ये फैमिली फिजिशियन वाली जो चीज अब कम होती जा रही है और सुपर स्पेशलिटी बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि फैमिली फिजिशियंस वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर कंट्री लाइक आवर्स, वेयर दैट फिजिशियन was knowing about A to Z about that family, the financial issues of that family, the psychological issues of that family, the entire generations, है ना। तो और ये उनको भी पता होगा कौन सी बीमारी है जो रन कर रही है। तो उन पेशेंट्स को ना ये सब चीजें उन डॉक्टर्स को पता होती थी और वो पेशेंट्स भी उन पे फेथ रखते थे, और उन डॉक्टर्स को भी ये इंपॉर्टेंट होता था कि ये फेथ इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। राइट। इसीलिए कहा जाता है कि जीपीज जो हैं, जनरल फिजिशियन जिनको कहा जाता है, उनकी बहुत अहमियत होती है। और जो फिल्ट्रेशन का काम डॉक्टर अनुराग कह रहे हैं कि इमरजेंसीज में करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास एक जनरल फिजिशियन हो जो आपकी फैमिली हिस्ट्री को जानता हो, आपकी हिस्ट्री को जानता हो, आपके घर के हालात को समझता हो और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको जवाब दे सके। डॉक्टर अनुराग, इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा, अगर एक बड़ा वेग सवाल पूछूं कि ऑन एन एवरेज जो पेशेंट्स आते हैं सबसे ज़्यादा किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, या मिर्गी, सीजर्स, या फालिस पड़ना, ठीक है, वीकनेस, एंड दीज आर पॉइजनिंग्स, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। उसके बाद हमारे पास फीवर के पेशेंट्स बहुत आते हैं, ठीक है, इमरजेंसी में फीवर के पेशेंट्स बहुत आते हैं, है ना। एब्डोमिनल पेन्स, ठीक है, रीनल डिसफंक्शन, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज, किसी को कीमो लगी उसके बाद उसको सीवियर वीकनेस हो गई, नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो गया। सो पेन्स तो बहुत ही कॉमन है, किसी को रीनल कोलिक हो रहा है, किसी को पथरी का दर्द है, किसी को सीवियर बैक पेन, शियाटिका स्टार्ट हो गया है। सो इमरजेंसी में तो आपको हर टाइप का पेशेंट मिलेगा। मतलब कि इमरजेंसी फिजिशियन का मतलब है कि आपने वहां पर उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे लिया कि जहां पर आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको थोड़ी न्यूरोलॉजी भी आती हो, कार्डियोलॉजी भी सब आती कुछ, हो, ट्रॉमा तो आता ही हो। ट्रॉमा,
ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर हम तो अभी पेशेंट हमारे पास सुबह सुबह आया, उसकी जो फिंगर नेल है वो उखड़ गया, ठीक है, अब वो उसके बाद उसने मुझे बोला कि सर ये तो नेल भी आपको रिमूव करना है और पट्टी भी करनी है। अब ये चीज़ के लिए वो आपके पास किसी सर्जन के पास भी जा सकता था, लेकिन अगर कोई फ्रैक्चर है तब भी हमें प्लास्टर भी लगाना है उसको, ठीक है, और किसी की माइनर सूचरिंग है वो भी करना है, ग्लू भी लगाना है। सो ये तो एक वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, ठीक है, बट यू हैव टू बी गुड इन दैट ट्रेड। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको होलिस्टिकली नहीं पता है, आपको थोड़ा बहुत पता है, यू शुड बी थॉरो विद मेडिसिन। जैसे आपने कहा चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इस तरह की मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो लोग इस डर से आते होंगे कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। कितना कॉमन है कि लोगों को सडनली पता चलता है, उनको पता ही नहीं है कोई कार्डियोलॉजिकल इशू है और वो हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करें? क्या ये इंसिडेंस बढ़ रहा है? डेफिनेटली यंगर एज में ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। मैं पहले इतने नहीं देखता था, अब मैं देखता हूँ कि एज इज नो बार एंड किसी पेशेंट को पास्ट में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया, स्मोकिंग, अल्कोहल, कभी कभार ये बिल्कुल भी हिस्ट्री भी नहीं होती एंड पेशेंट सडनली लैंड्स अप विद चेस्ट पेन एंड द ईसीजी शोइंग अ हार्ट अटैक, ठीक है, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती। So definitely this trend is increasing nowadays, probably because of our sedentary life and because of our food habits also. I don't know whether really the COVID has to be blamed or not, but मेरा ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स चेस्ट पेन घबराहट की वजह से भी आते हैं, पैनिक वाले भी पेशेंट्स उतने ही हैं जितने कि रियल चेस्ट पेन वाले पेशेंट। अच्छा। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए ही ईआर फिजिशियंस होते हैं कि वो अपना इनिशियल ईसीजी कर लें, इको कर लें, ट्रोपाई कर लें, उसी से हमें आइडिया लग जाता है कि यार वाकई में है कि नहीं है। और इवन अब तो बहुत सारी और भी टेक्निक्स है। कई बार पेशेंट्स ना बार बार आता है चेस्ट पेन लेके, हम उसको बोल भी देते हैं कि भाई इसमें आपके नॉर्मल निकल रहा है, लेकिन पेशेंट द फियर जो है ना आजकल के टाइम में कि यार कोई मेरे को जानलेवा प्रॉब्लम तो नहीं है, वो है। उस केस में हम सीटी एंजियो जैसी चीजें भी होती हैं जिसमें आपको कोई एज सच इन्वेजिव चीज नहीं करानी, आप एक कैनुला के थ्रू ही डाई लेके अपनी सीटी हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज को चेक कर सकते हो कि भाई वहां पे कैल्शियम डिपोजिशन तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कम से कम उससे आप रूल आउट तो कर सकते हो कि भाई अगर ये नॉर्मल है ना सीटी एंजियो, तो 10 साल तक मुझे हार्ट अटैक होने की संभावना ना के बराबर है। सीटी एंजियोग्राफी के जरिए दावा किया जाता है कि एक बार अगर आपने टेस्ट कराया और वो टेस्ट ठीक आया है तो 5 से 10 साल आपका हार्ट जो है वो सुरक्षित रहेगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनको बार बार ही लगता है हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, उसका एक रीजन हमें ये भी लगता है, अब ये बहुत वीडियोज आ रहे हैं, नाच रहा है हार्ट अटैक आ गया, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है हार्ट अटैक आ गया, दौड़ रहा है हार्ट अटैक आ गया। तो ये जो वीडियोस आते हैं सीधे लेवल यही होता है कि इसको हार्ट अटैक आया और ये बिल्कुल ठीक था। क्या ये वजह है कि ऐसे पेशेंट इमरजेंसी? नहीं मैम, ऐसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस बारे में, क्योंकि हर चीज जिसकी वजह से पेशेंट मर रहा है वो हार्ट अटैक से नहीं मर रहा है, ठीक है। हार्ट अटैक हम तब बोलते हैं कि जब आपकी कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज हो, ठीक है, और उस ब्लॉकेज की वजह से आपकी मसल को एडिक्वेट ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिला और वो मसल डेड हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एक कॉमन रीजन है जिसकी वजह से यंग पेशेंट्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज सिवियर चेस्ट पेन स्टार्ट होना। एक पेशेंट जो रेगुलरली एक्सरसाइज करे जा रहा है काफी सालों से, ठीक है, हेल एंड हार्टी है, और उसकी फैमिली में कुछ डिजीजेस रन होती हैं जैसे कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मैंने बोला। जैसे अभी भी आपने वीडियो भी देखा होगा कि एक यंग डांसर है ना, और वो डांस करते करते एकदम से डेथ हो गई। जब आप उसकी इंदौर में जब आप उसकी हिस्ट्री को टटोलोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका ब्रदर भी जो 12 साल का था उसकी भी डेथ हुई थी सडनली इसी तरीके से। सो जब आपको ये लग रहा है कि ये एक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जैसी चीज है तो अननेसेसरली पैनिक क्रिएट करना तो थोड़ा सा सही नहीं होगा। हमें ना हर चीज को मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं होती। पेशेंस और पैनिक को भी हमें कम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग ना फालतू में ना घबराएं चीजों से। तो डॉक्टर अनुराग, जो पेशेंट आपके पास बार बार आते हैं, ऐसे वीडियोस देख के भी लोगों में एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि फिर मुझे भी तो नहीं हार्ट, तो आप क्या करते हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ? उस पेशेंट में पहले तो हमें उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, पहले तो हमें इनिशियली तो हमें सबसे पहले रूल आउट करना ही होता है। तो हम ईसीजी करेंगे, इको करेंगे, ट्रोपाई करेंगे, हमें पता चल गया कि नहीं यार ये सब चीजें नॉर्मल है। ये तीनों जो टेस्ट आपने कहे, ये तीनों श्योर शॉट डेफिनेटिव बता देते हैं? मैक्सिमम केसेस के अंदर इसमें से कुछ ना कुछ में तो एबनॉर्मेलिटी आएगी ही आएगी, और कई बार हमें जब फिर भी डाउट होता है तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं कुछ घंटों के लिए, है ना, और कार्डियोलॉजी ओपिनियन भी लेते हैं। जब हमें सब चीजों से श्योर हो गए कि यार वाकई में इस पेशेंट को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही है ना, मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल है। कई बार तो हम
पेशेंट की साइकोलॉजिकल हिस्ट्री निकालते हैं, साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प लेते हैं, उसको भी बोलते हैं कि यार तुम घबरा ज़्यादा रहे हो, तुम किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हो। कई बार हम बुला भी लेते हैं साइकेट्रिस्ट को इमरजेंसी में। और तब भी अगर पेशेंट नहीं समझ रहा है और उसको लगता है कि यार मुझे नहीं टेस्ट कराना ही है, मुझे लग रहा है, तो कई बार हम सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। किसी किसी केस में तो हमें एंजियोग्राफी करके भी उसे दिखाना पड़ता है, अगर कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि यार उसको भी डाउट है। ठीक है, सो पेशेंट के डर को खत्म करना तो एक मानसिक, ये तो मानसिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि आजकल के टाइम में वैसे मेंटल हेल्थ पे हम इतनी बात करते हैं, है ना। एंड इन दिस एरा ना, जो दिमागी मानसिक हालत है लोगों की, सुन के और इस सोशल मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो इस पे भी काम करना ज़रूरी है। एक कहावत है, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो जैसे आपने कहा, आपने टेस्ट कर लिए, सब दिखा दिया, अब वो पेशेंट तो डरा ही रहता है, लेकिन उसको फिर लगता है कि फिर मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। क्या करेंगे ऐसे में उसको? इस केस में तो मेरे ख्याल से उसको अपने जिस पे भी विश्वास हो उसी के पास जाए और अपनी रेगुलर काउंसलिंग कराता रहे कि भाई तू ठीक है। उसको बार बार ये समझाना, भाई तू ठीक है, तू परेशान मत हो, यही एक इलाज है। और दवाइयों की मदद ले ही सकते हो आप एंटी डिप्रेसेंट्स और एंग्जियोलिटिक्स वगैरह लो, क्योंकि ये तो एक बीमारी है मानसिक, जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रेसिस भी बोलते हैं। एक पेशेंट सी गांठ हो और उसको लगे ये तो मेरे को कैंसर हो गया, ठीक है, तो अब उसको तुम तीन जने समझा लिए, लेकिन उसको बात समझ में अगर नहीं आ रही है तो उसका तो यही है कि आप फिर साइकियाट्रिस्ट के पास वैसे देखा जाए तो इसे देश के विकास से भी जोड़ सकते हैं। एक समय था जब पेशेंट जरूरत पड़ने पर भी अस्पताल नहीं जाता था, और आजकल अवेयरनेस इतनी है कि गांठ हो गई तो सीधे कैंसर समझ के दौड़ जाता है हॉस्पिटल। ये तो है मैम, अभी एटलीस्ट मेट्रोज में तो यही स्थिति है, ठीक है। चले जाते, गाँव में तो फिर भी सेम ही हालात होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन मेट्रोज में तो ये है कि यार इतना सुनते हैं, क्यों चांस लें, एक बार जाके दिखाई लें। ये अवेयरनेस के हिसाब से अच्छी चीज़ है कि आप समय रहते अपनी बीमारी को पकड़ रहे हैं। अच्छी बात है, बीमारी नहीं निकल रही है, टेस्ट करा रहे हैं, और उसके बावजूद फिर उसके बाद आप कम से कम तसल्ली से आगे के अपने जीवन को बिता सकते हैं। डॉक्टर साहब, हार्ट के केसेस की हमने बात की, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स भी इमरजेंसी में हम सुन रहे हैं कि बढ़ने लगे हैं। क्या रीज़न है उसका, और किस तरह के सिम्टम्स के साथ वो आपके पास आते हैं? ब्रेन स्ट्रोक के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ की, ये तो एक टाइम बाउंड इमरजेंसी है। जैसे हार्ट अटैक एक टाइम बाउंड इमरजेंसी है ना, तो एक टाइम बाउंड इमरजेंसी का मतलब होता है कि आप टाइम रहते अगर आप इमरजेंसी में रश करें तो आपकी जान बच सकती है, और हो सकता है डिसेबिलिटी भी ना हो, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे पास 4 ऐसी इमरजेंसीज हैं जो कि मैं करता हूँ। एक तो हार्ट अटैक, दूसरा स्ट्रोक, दूसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, और चौथा है पॉइजनिंग्स, ठीक है। इन चीज़ों के अंदर ना टाइम बहुत मैटर करता है। जैसे कि ब्रेन के केसेस में हमने स्ट्रोक की बात करें तो 4.5 घंटे हमारे पास रहते हैं कि कुछ ऐसी दवाई होती है जिसको हम दे के उसके क्लॉट को अगर डिसॉल्व कर दें तो शायद काफी पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज होने से बच जाए, ठीक है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट मेडिकेशन मे नॉट हेल्प, ठीक है। अच्छा। तो इसके लिए हमारे सिम्टम्स होते हैं, बी फास्ट कहते हैं, ठीक है। बी फास्ट एक निमोनिक है, ठीक है। बी से हम कहते हैं बैलेंस, ई से आइज, आइज का मतलब कि हमारी जो आंखें हैं उससे दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बी से बैलेंस की मतलब कि चलने फिरने में आपको लड़खड़ा तो नहीं रहे, ठीक है। फास्ट का मतलब फेस से मतलब फेसेस, मतलब मुंह टेढ़ा तो नहीं हो गया। ए से आर्म्स की मतलब हाथ पैरों में कोई कमजोरी तो नहीं हो गई। एस से स्पीच, मतलब कि स्पीच लड़खड़ा तो नहीं, स्लरिंग तो नहीं, और टी टाइम। तो अगर मान लो कि ये बी फास्ट में से कुछ भी चीज पॉजिटिव होती है तो वी शुड टेक इट सीरियसली। इट कुड बी स्ट्रोक, इट कुड बी सम अदर सिम्टम also, some other disease also, but first thing is to rule out stroke, okay, ठीक है। the easiest thing is to at least get a CT scan done, जिसमें हमें ब्लीड है या नहीं है ये पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ब्लीड नहीं है तो हमें कई बार MRI इमीडिएटली कराना होता है। हम स्क्रीनिंग MRI करके डिफ्यूजन फ्लेयर इमेजेस होती हैं जिसमें पता चल जाता है कि हाँ कुछ एरिया ऑफ ब्रेन है जिसमें ब्लड नहीं पहुंच रहा ठीक से, इस वजह से ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर हमने जैसे ही आइडेंटिफाई किया और हमने दवाई इमीडिएटली दे दी तो फिर हम पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। अब ये सोचिए कि एक बंदा जिसको स्ट्रोक हो जाए और उसकी हाथ पैर की कमजोरी हो जाए और वो जिंदगी भर के लिए ऐसे रहे तो वो तो क्रिपल्ड हो गया। सो फाइनेंशियल लॉस कितना है। सो इसीलिए टाइम बाउंड इमरजेंसीज के अंदर पॉइजनिंग्स हैं। पॉइजनिंग्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम दवाइयों के एंटीडोट्स होते हैं, नहीं तो काफ़ी बार हम राइस ट्यूब वगैरह डाल के लवाज वगैरह करके वो चीज़ें जो उसने ली होती हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। तो पॉइजनिंग के केसेस में हम मैक्सिमम पेशेंट्स को बचा सकते हैं। किस तरह की पॉइजनिंग के केसेस ज्यादा? पॉइजनिंग्स हमारे पास हर टाइप की आती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जो ये फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, किसी ने कंज्यूम कर लिए। सल्फास पॉइजनिंग्स होती हैं। कई बार कोई एक्सेसिव मेडिकेशन ले लेते हैं, क्लोनाजिपाम वगैरह, ठीक है। कोई उनको डिप्रेशन होता है उसकी वो दवाइयाँ एक्सेसिव ले लेते हैं। कई बार वो BP की दवाइयाँ एक्सेसिव कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वो मरना चाहते हैं। सो हर टाइप की पॉइजनिंग्स आती हैं। स्नेक बाइट्स बहुत कॉमन है,
ठीक है, स्नेक बाइट्स आते हैं, स्कॉर्पियन बाइट्स आते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं ये टाइम बाउंड इमरजेंसीज हैं। टाइमली अगर आप उनको फर्स्ट 1 आवर के अंदर ना अच्छा ट्रीटमेंट दे दो, है ना, उसके बाद पेशेंट कहीं और भी जाना चाहे, उसको फाइनेंशियल इशू है तो चला जाए, लेकिन इमरजेंसी के अंदर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि ये ही डिफरेंशिएट करता है इन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स एंड अ मीडियोकर हॉस्पिटल। और मेरे ख्याल से यही डिसाइड करेगा कि आपकी आने वाली जिंदगी कितनी लंबी होगी, क्योंकि आपने इनिशियल स्टेज में अगर गलती कर दी और आप एक नर्सिंग होम में चले गए जहाँ पे ना आपके वहाँ फैसिलिटीज हैं, ना ही एक एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, जो कि कई बार आप BMS BHMS डॉक्टर्स होते हैं, उनको वो बात समझ में नहीं आ रही होती और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आप इमरजेंसी में उनको अपॉइंट करते हो, उसकी वजह से आप जब तक दूसरे हॉस्पिटल में वो रेफर करेंगे, कितना आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। सो इमरजेंसी एवरी सेकेंड काउंट्स एंड आई थिंक कि आप एक बार स्टेबलाइज हो जाओ, उसके बाद आप डिसाइड कर लो। डॉक्टर साहब, आपने 4 इमरजेंसीज की बात की जिनमें आपने कहा टाइम बहुत मैटर करता है। एक एक करके मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि उसमें क्या गलती लोगों को नहीं करनी चाहिए आपके पास आने से पहले। कुछ लोग बहुत पॉइजनिंग्स के केस में लोग अपने भी तरीके अपनाते होंगे, क्या गलतियां करके आते हैं, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए और क्या करके आना चाहिए? चेस्ट पेन के केसेस के अंदर तो अगर आपको लगता है ना कि वो चेस्ट पेन जो है आपका रेडिएट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि छाती का दर्द आपके मुंह की तरफ जा रहा है, राइट आर्म लेफ्ट आर्म में जा रहा है, अपर बैक में जा रहा है, साथ में पेशेंट्स को पसीने आ रहे हैं, है ना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, इसका मतलब कुछ सीरियस है। एक पेशेंट है जिसको पिन पॉइंट पेन हो रहा है, एक उंगली लगा के बोल रहा है सर यहाँ दर्द हो रहा है, वो मेरे लिए यूजुअली इतना सीवियर नहीं होता। रेडिएटिंग पेन अलॉन्ग विद सिम्टम्स ऑफ पर्सपिरेशन, है ना, सैचुरेशन फॉल होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, BP हायर या लो होना, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। सो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा हो तो आप कभी भी टेस्ट के लिए ना बोले, ठीक है, एटलीस्ट अपना इनिशियल इवैल्यूएशन करा ले। जो आपने कहा कि ये इशारा कर रहा है कि कुछ हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो घर से कोई दवा लेके आनी चाहिए ऐसे में? घर से दवाई लेना तो पहले के हम तो यूजुअली एस्पिरिन ही एडवाइस करते हैं, ठीक है, तो आप एस्पिरिन ले सकते हो घर पे 150 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम, और उसके अलावा हम यूजुअली कोई मेडिसिन एडवाइस नहीं करते। कुछ लोग डिस्प्रिन डिसॉल्व करके सो डिस्प्रिन आई थिंक इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि जो डिस्प्रिन है वो एंट्री कोटेड नहीं है, तो वो इजीली डिसॉल्व होगी और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, इसलिए डिस्प्रिन देते हैं। 2 टैबलेट लेते हैं लोग। हाँ, तो 75 मिलीग्राम वाली आप 2 टैबलेट ले सकते हो, ठीक है। आइडियली हम जब हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो हम 300 मिलीग्राम देते हैं, तो वैसे भी जो 325 मिलीग्राम की भी डिस्प्रिन आती है, तो आप डायरेक्टली वो ले सकते हो। अगर किसी को कोई ब्लीडिंग इश्यूज वगैरह नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, तो 325 मिलीग्राम विल यूजुअली नॉट हार्म यू, ठीक है, तो यू कैन टेक दैट टैबलेट। बट आइडियली इसके अलावा जो लोग सॉर्बिट्रेट वगैरह ले लेते हैं, तो वो दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। कुछ MI के ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर BP सडनली ड्रॉप हो जाता है, आप सॉर्बिट्रेट लेके उसका DP और फॉल कर सकता है। सो आपको ना छाती में दर्द हो, आप कहो कि मैं सॉर्बिट्रेट ले लेता हूँ, विच कैन बी मोर हार्मफुल, सो आपको इमीडिएटली ना एम्बुलेंस को कॉल करो, आ जाओ या अपनी गाड़ी में आ जाओ और एक बार कम से कम अपना ECG इको तो कराओ, ठीक है। उसके बाद सॉर्बिट्रेट पहले बहुत सजेस्ट किया जाता था कि एक सॉर्बिट्रेट आप जबान के नीचे रख के फिर हॉस्पिटल पहुंचे। हाँ, आजकल डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि नहीं। MI के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, स्पेशली इंफीरियर वॉल MI जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हार्ट रेट भी बहुत कम हो जाता है और BP भी फॉल करता है। उस केस में सॉर्बिट्रेट फर्दर विल लीड टू ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकती है। तो इसीलिए हम बिना टेस्टिंग के सॉर्बिट्रेट लेने के लिए एडवाइस नहीं करते, ठीक है। दूसरा हमने बात करी स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक के अंदर मैंने आपको BE-FAST के बारे में बताया। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स में ही जाएं, जहां पे CT स्कैन MRI की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि हर चीज आउटसोर्स्ड है, हर चीज के लिए पेशेंट को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ये टाइम बाउंड इमरजेंसी है। हमारे पास होता है कि डोर टू नीडल टाइम, डोर टू थ्रोम्बोलिसिस टाइम 60 मिनट्स हम बोलते हैं, है ना, और अच्छा हम करना चाहे तो 45 मिनट की, मतलब कि पेशेंट आया, उसको हमने डायग्नोज किया कि यार स्ट्रोक हो सकता है, हमने उसको डायग्नोज भी कर लिया और उसकी जो दवाई है देने की वो 45 मिनट के अंदर अंदर दे दी। डोर टू ट्रीटमेंट का मतलब वो इंसान घर पे है तब से लेकर आप तक पहुंचा और दवा चली गई नहीं, जो हमारे डोर पे आया, इमरजेंसी के डोर पे आया, वहां से आने तक दवाई मिलने का टाइम, टेस्टिंग वेस्टिंग सब मिला के 45 मिनट के अंदर हो जाए, ठीक है। सो ऐसे ही डोर टू बैलून टाइम, ठीक है, 60 मिनट्स की, मतलब कि पेशेंट को MI है और उसको हमने CT में कैथ लैब में शिफ्ट किया और उसकी आर्टरी खोल दी, ठीक है, ये पूरा टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 मिनट्स। सो इसी से हमारी क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं ये, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ कि हाउ एज अ कॉर्पोरेट वी आर रनिंग,
ठीक है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम बाउंड ट्रीटमेंट मिले उस पेशेंट को ताकि उसको कोई डिसेबिलिटी ना हो। तीसरा, पॉइजनिंग के केसेस में अब आप देखो कि एक बच्चा है जिसने एक मान लो कि अपने पापा की एम्लोडिपिन ले ली, ठीक है, उस बच्चे के लिए तो वो एम्लोडिपिन भी एक टॉक्सिक डोज है, मतलब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले ली, उसके लिए तो एक गोली भी जानलेवा है। अच्छा। ठीक है, अब आपके 2-3 साल के बच्चे ने अपनी डब्बी खोली, एक या पड़ी हुई थी एक टैबलेट ले ली मुंह में, तो अब हम उसको समझा रहे हैं कि भाई एम्लोडिपिन जो है इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, बीपी। वो कह रहे हैं सर एक ही टैबलेट तो ली थी। सो जब हम आपको कुछ समझाते हैं ना, तो आपको या तो आप वहां जाओ जहां पे आपको विश्वास है, ठीक है, या तो फिर अगर हम कुछ कह रहे हैं तो आप उसको सीरियसली लो, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी जान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दवाई वैसे भी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। अगर 2-3 साल का बच्चा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन 10 मिलीग्राम ले ले तो उसके लिए तो जानलेवा हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जिसकी वजह से डेथ्स होती है वो होती है ब्लीडिंग। ठीक है, या तो वो सुपरफिशियल मतलब कि बाहरी ब्लीड हो रहा है, पेशेंट का हाथ कट गया, नस कट गई, या फिर कई बार इंटरनल ब्लीडिंग्स होती हैं। ठीक है, पेट के अंदर कोई लीवर लैसरेशन हो गया, स्प्लीन लैसरेशन हो गया, पेट में ब्लड भर गया, या हार्ट के अंदर कोई कंट्यूजन हो गया या हार्ट में ब्लड भर गया। इन केसेस के अंदर हमारे पास एक टीम की जरूरत होती है। हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन चाहिए, जनरल सर्जन चाहिए, CTVS सर्जन चाहिए, न्यूरो सर्जन चाहिए। ये चारों चीजें क्या आपके हॉस्पिटल में 24/7 अवेलेबल है? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पेशेंट को हो सकता है कि कॉर्ड इंजरी हो। अब कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स में अगर हमने इमीडिएटली उसकी सर्जरी करके उसका प्रेशर नहीं हटाया तो वो तो पेशेंट नीचे से पूरा वीकनेस हो जाएगी उसको। ऐसे ही पेट में अगर ब्लड भरा हुआ है, हमने इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड करके देख लिया कि यार ब्लड है, और जनरल सर्जन को बुलाया और उसने इमीडिएटली उसको OT में लिया और वो ब्लीडिंग बंद कर पाए तो ठीक है। नहीं तो ब्लड प्रेशर एकदम से कम होता है और आप बाहर से ब्लड देते जा रहे हो और वो लीक करे जा रहा है तो उससे फायदा नहीं होगा। सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर आपको इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुलाना, आपको कैसे एक्सट्रिकेट करना है पेशेंट को। जैसे कि किसी पेशेंट को हेलमेट लगा हुआ है, हेलमेट के साथ चोट लग गई, अब आप उसकी हेलमेट को जैसे निकालते हो उसी केसेस के अंदर सर्वाइकल इंजरी कर सकते हो। सो देयर इज अ वे हाउ टू रिमूव द हेलमेट। या हेलमेट के साथ ले आए, या हेलमेट के साथ ही ले आए, अपने आप निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ दैट हेलमेट ही आप पेशेंट की सर्वाइकल कॉर्ड को डैमेज कर सकते हो। ठीक है, सो सिमिलरली आपके कोई गाड़ी में अगर मान लो कि चोट लगती है किसी को और आपको कैसे आप उसको निकाल रहे हो, उसी के अंदर आप उसकी स्पाइन को डैमेज कर सकते हो। सो अगर आपके कहीं एक्सीडेंट है, आपने इमीडिएटली एम्बुलेंस को फोन किया कि भाई मैं यहाँ फला फला जगह मेरे को हुआ है, और एम्बुलेंस के लोग उसको तरीके से एक्सट्रिकेट करें ताकि उसको हम फर्दर डैमेज ना करें, और वहां लेके जाएं जहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा है, जहाँ पे सारे सर्जन्स अवेलेबल होते हैं, और इमरजेंसी में आपको ट्यूब भी डालनी है, वेंटिलेटर्स भी डालने हैं। सो ये तो एक लाइफ और डेथ का सवाल होता है कि वो बंदा आपको कहाँ लेके जा रहा है। वीकेंड्स पर जो इमरजेंसी होती है डॉक्टर साहब, अक्सर मरीज शिकायत करता है कि हम जहाँ भी जाएं डॉक्टर्स नहीं मिलते, सैटरडे संडे, ऐसे में क्या करना चाहिए? इसी के लिए तो इमरजेंसी है। अगर आप वेट नहीं कर पा रहे या फिर आप अपने ही टाइम के हिसाब से आना चाह रहे हो तो फिर मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, संडेज है, तो एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां सब मिल जाएगा? सब मिलते हैं मैम। आपके पास, हमारे पास जो लोग होते हैं 24/7 ऑल डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल टू मैनेज एनी इमरजेंसी। दिस इज level 1 trauma center. Level 1 trauma center is where we have all the specialties available with blood bank, CT and MRI facilities, and trauma emergency physicians. ठीक है, so all are ATLS trained doctors, ठीक है, जिन्होंने एडवांस ट्रेनिंग इन ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट किया हो। सो यू शुड नॉट बी गोइंग टू सम अदर हॉस्पिटल व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी। बिल्कुल, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस वक्त वो हॉस्पिटल चुनिए जहां सारी सुविधाएं मौजूद हों। अगर आपको लग रहा है ये इमरजेंसी है तो वाकई वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो सकती है, और उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सही समय पर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचें। मेडिकल साइंस में एक टर्म होती है गोल्डन आवर, वो गोल्डन आवर मरीज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वही उसकी ज़िंदगी और मौत का फैसला करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग, आपने बहुत सारे टिप्स मरीजों को दिए। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार मरीज ज़्यादा भरोसे के साथ आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।